सामने कुछ बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये धरती अद्भुत धरती है। ये चंपारण की धरती वही धरती है जहां से पंडित रामचंद्र शुक्ल जी थे, राम कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने गांधी जी को यहां पर बुलाने का काम किया था। गांधी जी को लखनऊ में गए और वहां से वो जाकर के उनको परसू किया अधिवेशन में, लेकिन वो उस समय तैयार नहीं हुए, फिर भी उनके पीछे लगे रहे। कहां कहां नहीं उनका पीछा किया, कलकत्ता गए, कहां नहीं गए, और अंत में गांधी जी को यहां पर ला के छोड़ा। और यही उन्हीं के परसुएशन से गांधी जी यहां पर आए और इतना बड़ा काम हुआ यहां पर 1917 में चंपारण की धरती पे सत्याग्रह, देश का पहला सत्याग्रह कार्यक्रम यहां पे हुआ। और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि गांधी जी जो 1917 में उन्होंने ये सत्याग्रह की शुरुआत की, मात्र 30 वर्षों में 1947 में पूरा देश को उन्होंने आजाद करने का काम किया। इस धरती की ऐसी महत्ता है। ये धरती ऐतिहासिक है, भगवान बुद्ध की धरती है। और भगवान बुद्ध जब भी जाया करते थे तो ये उनका मार्ग हुआ करता था। और उस मार्ग पे बाद में सम्राट अशोक जब आए तो जगह जगह पे स्तूप उन्होंने बनाया, जगह जगह उन्होंने, जो लौरिया जगह है, लौरिया उस जगह को ही कहते हैं जहां पर स्तंभ का निर्माण कराया जाता है। तो ऐसी ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगहें चंपारण में मौजूद है। ये भगवान, ये महर्षि वाल्मीकि की धरती है। कहा जाता है कि राम के दोनों पुत्र यहीं पे बड़े हुए, लवकुश। तो क्या क्या नहीं महत्ता है यहां पर। लेकिन इतना गौरवशाली इतिहास रहा। और कुछ साथियों ने जो बताया यहां पर कि 1990 के दशक में क्या क्या नहीं इस जगह के लोगों को झेलना पड़ा, क्या स्थिति थी उस वक्त, क्या कसूर था इस जगह के लोगों का कि इस तरह से हत्याएं, इस तरह से अपहरण का काम यहां पर शुरू हो गया और पूरे देश का यह अपहरण का केंद्र बन गया। पूरे देश में उस समय बगहा और चंपारण को इसी नाम से जाना जाने लगा। क्या परिस्थितियां बन गई थी। वो परिस्थितियां स्वतः नहीं बनी, वो परिस्थितियां बनाई गई थी। उसका दिशा निर्देशन पटना से हुआ। और जब एक राज्य का, एक स्टेट का दायित्व होता है, संविधान ने ये स्टेट को जिम्मेदारी दी है कि आप संविधान के अंतर्गत राज्य के सभी लोगों का, देश के सभी लोगों का कुछ फंडामेंटल राइट इंश्योर करें। और उसमें सबसे जो फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू लाइफ, जिंदगी का, जीने का अधिकार। लेकिन उस समय के राज्य सरकारों ने हमारे जीने का अधिकार भी छीन लिया। जो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को थी कि कानून व्यवस्था को बना के रखे, उस जिम्मेदारी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और पूरे राज्य को उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके बाहुबलियों को कहीं आतंकियों को और कहीं गुंडों के हवाले कर दिया। और ये प्रदेश उस समय डकैती और अपहरण के नाम से विख्यात हो गया, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी थी। और पूरा बिहार का प्रदेश है, यहां की छोड़ दे बात, कौन ऐसी बिहार में जगह थी जहां सुरक्षित था? कहां पर हमारी बहुमूर्तियां सुरक्षित थी? कहीं भी ऐसा नहीं था। सीवान में देखें तो अलग माहौल था, अन्य जगह देखें तो हर जगह कोई ना कोई बाहुबली बैठा हुआ था। वहां पर राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरा जिम्मेदारी को त्याग दिया और जनता को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। अब बताइए, उस परिस्थिति में जब जिंदगी ही सुरक्षित नहीं हो, बाल बच्चे की जिंदगी सुरक्षित नहीं हो, तो कैसा विकास, किस तरह का विकास हो? वहां तो आदमी जीने के लिए तरस रहा था उस समय। तब
एक चेतना जागी और यहाँ के लोगों ने, बिहार के लोगों ने मन बनाया, और खास करके चंपारण के लोगों ने भी मन बनाया कि इस राज्य से, इस जो शासन है उससे मुक्ति पाना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली यात्रा कर रहे थे, परिवर्तन यात्रा तो कई की, लेकिन जब उन्होंने बदलाव के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की तो इसी धरती को उन्होंने चुना, इसी धरती से उन्होंने न्याय यात्रा का प्रारंभ किया। और यही जो बदलाव आया तो 2005 में जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका गया और बदलाव की बयार पूरे बिहार में बह चली। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना प्रेम है चंपारण से कि जो भी कार्यक्रम करते हैं, जितनी भी यात्राएं उन्होंने की, सभी यात्राओं का शुरुआत उन्होंने चंपारण से किया। तो आपका जो मान सम्मान है, यहाँ के लोगों का जो मान सम्मान है, उसका ध्यान आपके मुख्यमंत्री हमेशा रखते हैं और इनके आपके विषय में सोचते हैं कि कैसे हमारे चंपारण के लोग कैसे आगे बढ़े, विकास की यात्रा यहाँ कैसे और आगे बढ़े और उसको और गति मिले, इसके लिए हमेशा वो काम करते हैं। तो उस समय की बात जब कह रहे थे, जब जान की सुरक्षा न थी तो विकास कैसा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आकर के यहाँ पर पूरे बिहार में जो एक विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया, स्थापित किया, उसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के जितने भी गुंडे थे, जितने भी बाहुबली थे, उनकी 3 स्थितियां हुई। या तो वो बिहार छोड़ के भाग गए, या तो वो पुलिस के गोलियों से मारे गए, या तो वो जेल में डाल दिए और सड़ रहे थे जेल में। यही 3 स्थितियां हुई और परिणाम ये हुआ कि बिहार शांत हो गया, शांति का माहौल पूरे बिहार में छा गया और तब बिहार धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब बिहार बढ़ने लगा, क्योंकि जब तक लोगों को अपने बाल बच्चों को चिंता होगी तो कैसे वो विकास करेंगे, क्या वो काम करेंगे। और जो रॉबिन जी बता रहे थे, 108 नरसंहार बिहार में हुए, ये भी अद्भुत था कि उस समय की सरकार ने बिहार के हर वर्ग को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया। एक जाति दूसरे जाति के खून की प्यासी हो रही थी, सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। और मध्य बिहार का बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, इवन चंपारण का, पूर्वी चंपारण का कुछ क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का कुछ क्षेत्र नक्सली आंदोलन के चपेट में आ गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सरकार, आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों की मदद से वहां भी सारी जातीय हिंसा को समाप्त करने का काम किया। और जब अब आप एक दूसरे के विषय में ही सोचते रहते थे, वो उस समय का दौर था जब लोग रात भर जगते रहते थे अपने गांव में राइफल और बंदूक लेकर के, तो बाहर से अटैक न कर दिया। तो उस समय के उस दौर में उन्होंने जातियों के बीच में समन्वय स्थापित किया, सबको प्रेम, सद्भाव और शांति का संदेश दिया और पूरे बिहार में वो घटनाएं खत्म हो गई, बिहार शांत हो गया, सब अपने अपने पर ध्यान देने लगे और बिहार विकास की राह पे चल पड़ा। ये है उनका, यही विकास यात्रा का प्रारंभ हुआ। जब शांति आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारा जो व्यवस्था है, विकास की व्यवस्था है, वो खत्म हो गई थी। सड़कें बनाई उन्होंने, आप जानते हैं कि सड़कों का क्या हाल था उस वक्त, कितना देर लगता था पटना पहुंचने में। गांव में क्या सड़कों की हालत थी, बहुत लोगों ने चर्चा की। तो उन्होंने सड़कों से आरंभ किया, सड़कें बनी, और जब सड़कें बनी तो उसके बाद जब महसूस होने लगा कि बिहार में बिजली नहीं है, उस समय में मात्र 700 मेगावाट बिजली की सप्लाई पूरे बिहार में होता था और कई गांव में तो बिजली आती ही नहीं थी, पूरा गांव अंधेरे में रहता था। शहर में भी कभी कभी बिजली आती थी। तो उस समय की बात मैं कह रहा हूं,
और मैं भी तो बिहार शरीफ में पढ़ता था उस वक्त, मेरा भी घर बिहार शरीफ में है। हम भी कभी बिजली की रोशनी में नहीं पढ़े, पूरा समय जब तक बिहार में रहा लालटेन की रोशनी में ही पढ़ा। जब शाम होती थी तो घर में 3 गो लालटेन रख करके हम लोग शीशा साफ करते थे और शाम में उसी की रोशनी में पढ़ते थे। रात में 1 लालटेन जलता हुआ छोड़ देते थे, बाकी बुझा देते थे। ये हालत है। तो ऐसी स्थिति वहां क्या पूरे बिहार प्रदेश में थी। लेकिन आप सुनिए, 2012 में जब हम बिहार आए, हम उड़ीसा में काम करते थे, IAS अफसर थे, और 2012 में हमको बिहार आने का मौका मिला। तो हम पटना में गांधी मैदान में उसी 15 अगस्त में माननीय नेता को सुन रहे थे। 15 अगस्त में माननीय नेता 2012 में बोल रहे थे कि मैं बिहार की बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा, और सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने घोषणा। मैं आपसे पूछता हूं कि देश का कोई भी नेता, पूरे देश की बात करता हूं, किसी नेता ने ऐसी बात कही कि अपने वोटरों से जाके कहा कि मैं यह काम आपके लिए करूंगा, और नहीं कर पाया तो आपके पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। पूरे देश में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने ये वादा कर करके उसको पूरा करने का काम किया। ये है हमारे मन में। तो 12 में जो वादा उन्होंने किया, और उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद पटना का डीएम बन गया, और पटना के डीएम के बाद मैं बिजली कंपनी में मेरी पोस्टिंग हो गई, और यही वादा पूरा करने का काम मुझे मिल गया। और 1-1.5 साल तक इतनी मेहनत से काम हुआ। एक एक गांव, सर का निर्देश था कि एक एक गांव में एक एक घर को बिजली दे पहुंचाना, चाहे कोई भी एरिया हो, जंगल का एरिया हो, पहाड़ का एरिया हो, दियारा का एरिया हो, कोई भी एरिया हो, किसी घर को छोड़ना नहीं। चाहे सोलर से कीजिए, चाहे रेगुलर बिजली से कीजिए, हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। तो उस समय जो हमारे लिए चैलेंजिंग एरिया था, ये गौंधा का एरिया जो वहां पे, और प्लस जो धनहा का एरिया जो उस तरफ पड़ता है, एक बिजली का लाइन जाया करता था जो उत्तर प्रदेश से होकर के पीछे से आकर के 33 kV का लाइन वहां पे जाया करता था, और मात्र एक लाइन से वहां पर बिजली जाया करती थी, और वो भी अधिकांश समय डिस्टर्ब रहा करती थी। तो उसी समय हम लोगों ने फैसला किया कि नदी क्रॉस करके उस तरफ ले जाएंगे बड़ा सा ग्रिड, और पूरा ग्रिड का जाल बिछाएंगे। आज खुशी की बात है कि वो भी एरिया देखिए पूरा जगमग कर रहा है। बिहार तो जगमग कर ही रहा है, वो भी एरिया पूरा जगमग कर रहा है। तो ऐसे होते हैं नेता, दूरदर्शी नेता। आप सोचिए कि कितनी सरकारें आई और गई स्वतंत्रता के बाद से, 47 के बाद से कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी के कार्यकाल में बिजली आ न सकी। जो काम कई सरकारें मिलकर नहीं कर सकी, कई शासन व्यवस्था ने मिलकर नहीं किया, उस काम को आपके माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने मात्र 3 वर्षों में पूरा कर दिया और पूरे बिहार को जगमगा दिया। ऐसा बदलाव का उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलता है जो बिहार में आपने देखा। ये है बदलाव। बिजली आई, सड़कें आई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि हमारे बिहार सिर्फ सड़कों और बिजली से नहीं आगे बढ़ सकता। जब तक यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि विकास का मायने क्या होता है? विकास का मतलब नहीं होता है कि खाली सड़क बन जाए, बिजली बन जाए, सब हो जाए। विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति का विकास, हर परिवार का विकास, हर बच्चे का विकास, हर क्षेत्र का विकास, हर तबके का विकास। ने विकास की किरणें हर जगह पड़नी चाहिए। तब उन्होंने न्याय के साथ विकास का सिद्धांत दिया कि विकास होगा तो कुछ तबकों का ही मत नहीं होगा, विकास होगा तो सबका होगा, हर क्षेत्र का विकास और हर तबके का विकास। मतलब हम किसी को पीछे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तब और इसी तरह से आप देखिएगा कि जो भी काम हुआ बिहार में, हर क्षेत्र में हुआ, हर समाज के हर तबके में हुआ। ये है अनूठा विकास की कहानी बिहार की। पहले जो विकास होता था तो मानिए कि गांव के आसपास कुछ क्षेत्रों में बिजली लग जाया करती थी, वहीं पे सड़कें बनती थी, बाकी क्षेत्र में नहीं होता था।
विरोधियों के यहां नहीं होता था, लेकिन आपके नेता का बड़ा दिल को देखिए कि उन्होंने जो उनको वोट दिया, जो वोट नहीं दिया, सबके लिए काम किया, सभी वर्गों के लिए काम किया। कोई भी समाज का तबका हो, आप बताइए कि किसके गांव में सड़कें नहीं पहुंची, किसके गांव में बिजली नहीं पहुंची, किसके घर में बिजली नहीं लगी। यदि ने वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन सब काम सबके घरों में किया गया। ऐसी कहानी कहां मिलती है? लोग तो खाली अपने समर्थकों के यहां करते हैं, यहां तो सबके साथ हुआ है। तो विकास की कहानी सबके घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है।